की बात सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को। हैदराबाद से सांसद हैं और वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद अब ओवैसी साहब की तैयारी है नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। बहुत स्वागत आपका ओवैसी साहब न्यूज 24 पर। कैसे हैं सर? जी अच्छा हो सर, शुक्रिया सर। तो सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं ओवैसी साहब इस नए कानून के खिलाफ? अब जैसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो साइन होगा तो हम तो तैयारी करके बैठे हैं और उसके बाद आगे जाएंगे। पर आप सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर जा रहे हैं ओवैसी साहब? क्योंकि संसद का कानून है और फुल मेजॉरिटी आप देख ही रहे, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह उसमें पास हो गया है। जब आप कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो गैर संवैधानिक कैसे है ओवैसी साहब ये नया कानून? ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको भारत का संविधान इस बात का राइट देता है और आपका ये सवाल कि दोनों सदनों ने उसको पास किया है तो आपको याद होना चाहिए कि एनजेएसी एक्ट को भी लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ था और इत्तेफाक से लोकसभा में मैं एक वाहिद एमपी था, ओनली एमपी था जो इसको अपोज किया था और इसलिए कि वो जब मैंने कहा था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि वो उसमें इंटरफियरेंस है उनके काम में। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का बुनियादी मकसद ये है और ग्राउंड्स ये है कि आर्टिकल 14 का राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का डिस्क्रिमिनेशन का इसमें वायलेशन है, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत हमको अपने रिलीजन पे प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा रहा है और आर्टिकल 26 जिस हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट देता है कि अपने रिलीजियस अफेयर्स और चैरिटेबल अफेयर्स को कायम करे, मैनेज करे और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज ले। तो ये और आर्टिकल 29 कल्चर का एक प्रोटेक्शन है। तो ये बुनियादी चीजें होंगी उसमें। पर 2013 से पहले भी तो कानून था सर। 2013 में भी संसद के जरिए ये बदलाव किए गए थे। जब वो संवैधानिक थे तो अब जो चेंजेस लाए गए हैं वो गैर संवैधानिक कैसे हो गए? हाँ, वो इसलिए हो गए क्योंकि पहले तो आप ये देखिए कि हिंदू धर्म के जो एंडोमेंट बोर्ड है, सिख धर्म के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जैन धर्म के जो बोर्ड्स हैं, उसमें उनको अपने मैनेजमेंट, अपने अफेयर्स चलाने का इख्तियार है और कोई दूसरा मजहब का मानने वाला उनको दान दे सकता है और दूसरा मजहब वाला उनके बॉडीज में मेंबर नहीं बन सकता और उनके पास बाय यूसेज वो उस मंदिर की या उनके गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी बन सकती है और वहां पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता और वहां पर इस बात का ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर कोई हिंदू धर्म कबूल करेगा या कोई सिख होगा या जैन होगा तो 5 साल तक अपने धर्म के स्थानों को दान नहीं दे सकता। सब कोई प्रोविजन नहीं है। उसके बरक्स मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो आर्टिकल 26 के तहत क्रिएट हुआ है, जैसा हिंदू धर्म है और सिख का गुरुद्वारा है, उसमें ये सब चीजें आ गई। ना तो हमारे मैनेजमेंट हम कर सकेंगे, ना हमको कोई दूसरे धर्म का आदमी दान दे सकता है, ना हमारे पास वक्फ बाय यूजर हमारा निकाल दिया गया जो दूसरे धर्मों में है और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करने के बाद तो फिर जितने लोग एनक्रोचर्स हैं उनको आप मालिक बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। पर बीजेपी कहती है कि इस्लाम में तो होता ही है कि दान जो है वो मुस्लिम ही कर सकता है, तो आप दूसरे धर्म के लोगों से दान क्यों चाहते हैं? नहीं, देखिए दान जो है ना वो हमारे संविधान में आर्टिकल 300A है। वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी आपका राइट है, आप जिसको चाहे दें ना दें, रख लें, किसको करें, आपका राइट है। तो अगर कोई दे रहा है, अब जैसा कि हम ये क्यों कह रहे हैं, आप राजस्थान चले जाइए, जितने जहां पर रॉयल प्रिंसेस थे या रजवाड़े थे उन्होंने जमीनें दी दरगाह के नाम पर, उन्होंने जमीनें दी ईदगाह के नाम पर, खबरस्तान के नाम पर, तो वो तो वक्फ है ना, तो वक्फ हुआ है। और अगर कोई देता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो ये होता आया है। मगर ऑन पैरिटी आप यहां पर अलाउ नहीं कर रहे हैं और हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड में, सिख गुरुद्वारा में और जैन के धर्म में आप अलाउ कर रहे हैं। तो ये खुद एक वायलेशन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, आर्टिकल 26 का, और डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15 की बुनियाद पर। आपके हिसाब से ओवैसी साहब सरकार ये बिल क्यों लाई है?
क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सारे बड़े नेता कह रहे हैं भ्रष्टाचार इतना था, अन्याय इतना था बोर्ड में कि हमें यह लाना पड़ा। देखिए, भ्रष्टाचार अगर है तो क्या भ्रष्टाचार कहीं पर नहीं हो रहा है क्या? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, उसका कर्व करना चाहिए। मगर आप भ्रष्टाचार के नाम पर आप भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर तो आप पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट कैसे ले लेगी? अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप बताइए 10 साल में आपने कितनों पर कार्रवाई की? इतने प्रदेशों में आपकी सरकार है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गुजरात में 2013 से लेकर 2023-22 तक वक्फ बोर्ड बना ही नहीं वहां पर। और ये जो बीजेपी वाले प्रचार करते हैं ना कि भाई वो सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को उन्होंने वक्फ घोषित कर दिया। जब वक्फ बोर्ड नहीं बना तो सीईओ का अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है और सीईओ ने उसको कह दिया। अब वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ इनको शिकायत है, उस ट्राइब्यूनल ने कह दिया कि भाई वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ट्राइब्यूनल में अपील का राइट ही नहीं है। ट्राइब्यूनल चाहे वो आप लोगों का, अगर आपकी टीवी चैनल्स का आप एनसीएलटी में जाते हो, ट्राइब्यूनल है, एनजीटी है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, ऐसे 12-14 ट्राइब्यूनल्स हैं। उन सब का डिसीजन तो रिव्यू होता है, अपील नहीं होता है। फिर हमको शिकायत है कि भाई इतना बैकलॉग है केसेस का। फिर आपने कह दिया अगर ट्राइब्यूनल नहीं होगा, मिसाल के तौर दिल्ली में, तो कोई और ट्राइब्यूनल डिसाइड करे। कैसे डिसाइड करेगा भाई? अच्छा, और उस अभी प्रोविजन क्या है कि सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट या हैदराबाद हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में, आप कह रहे हैं नहीं रिटायर्ड आदमी को रख देंगे हम। ये कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिससे वक्फ बोर्ड को फायदा होगा, करप्शन खत्म होगा? अच्छा, करप्शन की आप बात करें, अगर कोई प्रॉपर्टी एलिनेट करता है, पहले 2 साल की सजा थी और नॉन बेलेबल था। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि सिंपल इंप्रिजनमेंट 6 महीने और बेलेबल। आप कौन सा, आप कहां रुका रहे हैं बताइए ना? आप तो रुका ही नहीं रहे इसको। आप तो और एंक्रोचमेंट को, एंक्रोचर जो है उसको आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। मैं आपकी दाद दे रहा हूं वैसी साहब, कम से कम आपने चलिए ईमानदारी से ये तो माना कि हाँ भ्रष्टाचार है वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार तो अब हाई कोर्ट के जज से घर से नोटा निकले हैं। वो तो मेरे नोट तो नहीं थे ना, या किसी बीजेपी के नेता के नोट तो नहीं थे, उनके घर से नोट निकले हैं। तो आप क्या करेंगे? आप ले लेंगे पावर्स के हम जज अपॉइंट करेंगे? वो भी नहीं कर सकते ना आप। वो बताना चाह रहा था मैं आपको। पर किस तरह का करप्शन है सर, थोड़ा बताइए ना ओवैसी साहब। जब इतनी ईमानदारी से फ्रैंकली आप खुल के बात कर रहे हैं, मानते हैं आप भ्रष्टाचार है, तो किस तरह का भ्रष्टाचार है? क्योंकि हमें जो सुनने को मिलता है वो तो ये मिलता है कि हजारों के दाम पर जमीनें लीज पर दे दी जाती हैं और उन पर 5 स्टार होटल करोड़ों रुपए के बन जाते हैं, फिर मॉल बन जाते हैं, फिर उससे जो पैसा आता है वो पता नहीं कहां जाता है, कौन कौन खा जाता है। इस तरह की तमाम थ्योरीज चल रही हैं, थोड़ा उस पर बताइए ना कैसे है। एक बात सुनिए, ये बात 5 स्टार होटल की पार्लियामेंट बीजेपी के लोगों ने की। हाँ। मेरा उनसे सिंपल क्वेश्चन ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और प्रिंसिपल एक्ट में यह बात लिखी गई है, अगर सीईओ देखता है कि बोर्ड में करप्शन हो रहा है, बोर्ड गलत डिसीजन ले रहा है, तो सीईओ का काम यह है कि इमीडिएटली रिटर्न तरीके से इन्फॉर्म करे स्टेट गवर्नमेंट को। अब करप्शन की आप बात कर रहे हैं, मुंबई में 2002 या 3 में एक खोजा बरादरी का यतीम खाना था जिसको 22 करोड़ में भारत के सबसे अमीर तरीन शख्स ने खरीद लिया। वक्फ की प्रॉपर्टी तो एलिनेट नहीं हो सकती ना। जिनके बेटे के जू में जाकर नरेंद्र मोदी ने जानवरों के सामने ठहरकर फोटो ली और शायद ये सोचा होगा कि मुसलमानों को भी जू में डाल देंगे, तो खैर अलग बात है। अब हुआ क्या कि जब वो प्रॉपर्टी लिए तो उस वक्त के महाराष्ट्र के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक नहीं 2 ने लिख कर दिया ये वक्त प्रॉपर्टी है, इसको एलिनेट नहीं किया जा सकता। हुआ क्या मालूम आपको? उनको ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, करप्शन ये होगा जब ये कानून बन गया तो जो शख्स ने यतीम खाना फौजों का खरीदा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, एडवर्स पोजीशन की बुनियाद पर वो मालिक बन जाएगा। ये करप्शन नहीं है तो क्या है बताइए मुझे आप? क्या बीजेपी इसको रोकेगी, इस करप्शन को? हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, मैंने पार्लियामेंट में कहा इसको आप रोकेंगे करप्शन को? अब इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है बताइए? आपको 5 स्टार होटल की फिक्र है, मैं कह रहा हूं कि भाई वहां पर तो एक ऑर्फनेज था खोजाओं का, इस्लाम एक शियाओं का सेक्ट है, वो 2-2 सीओस को वहां के सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। चलिए अब दिल्ली में भी आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, जाइए लीजिए उसको।
वो यतीम खाना जो यतीमों का है, दिलाइए ना, उनका हक दिलाइए। आप, कौन रोक रहा आपको? सुप्रीम कोर्ट में लॉ आपने ऐसा बना दिया कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपका होगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। वो बोलेगा भाई 12 साल से तो मैं बना के बैठा हूं उस आलीशान महल में, यतीमों का हक मार दिए। अब ये करप्शन नहीं है तो क्या बोलेंगे मानक साहब? अच्छा, वैसे इस्लाम में ओवैसी साहब अलाउड है क्या ये वक्फ की जमीनों पर होटल मॉल बनाना, दुकानें किराए पे देना, उनसे पैसा कमाना, क्या ये अलाउड रहता है क्या? देखिए, अगर आप वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में कौमी तरक्याती एक स्कीम है जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है कि वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करिए, उससे रेवेन्यू का इजाफा करिए। मगर आपको जानकर, आपके दर्शकों को जानकर तकलीफ होगी कि कौमी तरक्याती स्कीम का 10 साल का रिकॉर्ड दो बोलिए मुख्तार अब्बास नकवी, स्मृति ईरानी और अब किरण रिजिजू। मैं 2022-23 का आपको बोल रहा हूं, 17 करोड़ उसमें अलॉकेट हुए थे, 3 करोड़ दिए गए, 1 करोड़ खर्चा हुआ खाली। अब इसका जिम्मेदार मैं हूं, बताइए आप उसको स्कीम बना रहे हैं, आप डेवलप नहीं करते। आप, अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी ने 2014 में एक बिल लेकर आया था मानक साहब, एविक्शन ऑफ अनऑथराइज ऑक्यूपेशन, उसको लाया था कि एनक्रोचर्स को निकालेंगे। 2024 से बिल को वापस ले लिया आपने। अरे क्यों ले रहे हैं भाई आप? अच्छा चलिए, मैंने मान लिया, चलिए कि ठीक है कि इसको वक्फ की संपत्तियों से पैसा कमाने का अधिकार है ताकि वो खर्चा किया जा सके मुसलमानों में, गरीबों में, बेवाओं में, ठीक है ना? यही है ना कि वक्फ की संपत्तियों से पैसा कमाया जाए, उसको डेवलप करिए आप। और जो देखिए अहम चीज क्या है कि जो वाकिफ होता है, वाकिफ माने जो सेटलर होता है ट्रस्ट में, उसका जो मंशा है उसके मुताबिक आप करिए, बस उतना ही है। ठीक है, लेकिन इतनी कम कमाई क्यों होती है ओवैसी साहब? फिर इतनी सारी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है जिसकी कीमत लाखों करोड़ में है। इतनी सारी अगर संपत्ति है तो एनक्रोचमेंट भी तो है, और सबसे बड़ा एनक्रोचर सरकारें हैं, सबसे बड़ा एनक्रोचर सरकारें हैं, ये बोलती नहीं है लोग। 123 दिल्ली की प्रॉपर्टी है। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में, उसको वापस करिए आप। क्या है उसमें? कब्रस्तान है, दरगाहें हैं, मकबरे हैं। और सच्चर कमेटी ने कहा कि 2008 में कहा कि उसकी मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की, हम 2025 में आ गए, आप वापस क्यों नहीं करते? सच्चर कमेटी ने कहा कि 6 देश के प्रदेशों में ऐसे 586 प्रॉपर्टीज हैं जिसमें भारत यानी गवर्नमेंट कब्जे में है। अब आप उसको वापस करने के बजाय आप इस बिल में क्या कहते हैं कि हम एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखेंगे। सेक्शन 3C देख लीजिए आप। अब डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट का होगा। भाई कोई अपने केस में जज होता है क्या? बोलिए मानक साहब आप, कोई अपने के जज होता है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन नहीं है? नहीं, लेकिन आप ये करें, कोर्ट को बोला जाओ, कोर्ट को जाओ, कोर्ट तय करेगा कि गवर्नमेंट मालिक है या वक्फ बोर्ड मालिक है। मैं कब्जेदार को निकालना चाह रहा हूं, आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बचेगा मेरे पास? सर, लेकिन जो अकाउंट्स है बोर्ड के, उनको ऑडिट करने में क्या दिक्कत है कि पैसा कहां कहां से कितना आ रहा है और कहां कहां खर्च हो रहा है? देखिए, क्या 95 एक्ट में ऑडिट का सहूलत नहीं थी? स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर्स ऑडिट होती है, क्यों नहीं होती? बिल्कुल ऑडिट होनी चाहिए। मगर आप कह रहे हैं कि सीएजी का ऑडिटर्स करेंगे। ये क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है? सीएजी आएगी? नहीं आएगी ना। सीएजी तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या को देखती है, आप उसको क्यों लेके आ रहे हैं इसमें? आखिर इतना जो नरेंद्र मोदी थकते नहीं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अरे भाई, लैंड तो स्टेट इशू है, आप क्यों उसमें इंटरफेरेंस करना चाह रहे हैं? यकीनन करप्शन को रोकना चाहिए, करिए, मगर आप, मेरा एक ही क्वेश्चन है, वो यतीम खाने का क्या करेंगे? अच्छा, औरंगाबाद में मानक साहब, औरंगाबाद जालना रोड है, बड़े बड़े लोगों ने कब्जा करके रख लिया, निकालिए ना उनको आप। अगर नाम बोलूंगा तो आप कुर्सी से उठ जाएंगे, इतने बड़े बड़े लोग हैं। निकाले, आप निकालते नहीं, लेकिन देखिए, क्यों नहीं निकालते? क्योंकि उनके पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है। पर ओवैसी साहब, सच ये भी तो है कि वक्फ जिस संपत्ति पर अपनी जगह उसको समझता है, उसको अपना डिक्लेयर कर देता है। ताजमहल, संसद, ऐसी कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो असीमित शक्तियां दी गई हैं, इन पर कंट्रोल भी तो होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। आप किसी से भी पूछ लीजिए वक्फ कैसे होता है। जो आदमी वक्फ देता है उसका मालिक होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंडली, वो सर्वे कमिश्नर जो कलेक्टर से सीनियर होता है, उसका एक्सपर्टीज होता है, वो नोटिस देता है, किसी को ऑब्जेक्शन है तो आओ मैं सर्वे कर रहा हूं। उसके सर्वे करने के बाद वो लेटर लिखता है चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी उसके बाद गजट नोटिफिकेशन इशू करते। स्टेट गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन पे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है। अब कोई बीजेपी वाला बोल रहा नहीं, आप दस्ती रख दिए तो हो जाती।
आप जाके नमाज पढ़ ली। एक बात बीजेपी के एमपी मुझे बोले थे, मैंने कहा भाई पार्लियामेंट में अगर टाइम मेरा तो मैं पार्लियामेंट नमाज पढ़ ले तो मेरी होगी पार्लियामेंट। पर क्लेम तो होते हैं ना ओवैसी साहब, क्लेम तो होते हैं, जिस मर्जी बिल्डिंग पर क्लेम कर दो। अरे देखिए, आपको मालूम हैदराबाद में एक जोकर है जो कहता है कि मैं बहादुर शाह जफर का जानशीन हूं। अब आप बताइए कहां बहादुर शाह जफर, कहां हैदराबाद? तो अब ऐसे लोगों को क्या रोक सकते हैं भाई? हम तो रोक नहीं सकते ना। ठीक है, लेकिन देखिए अमित शाह ने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी उसकी सब जगह ओवैसी साहब तारीफ हो रही है। अमित शाह ने क्या कहा? बहुत बेसिक बात की, बोले आप अपनी जमीन दान कर सकते हैं ना, किसी और की तो कर नहीं सकते, और आपकी जो जमीन है वो आपको प्रूव करना चाहिए अपने कागज दिखाकर कि हाँ ये मेरी जमीन है। एक मिनट सुनिए। हाँ। क्या हिंदू धर्म में यूसेज की बुनियाद पर कागज देखते हैं आप? देखिए मानक साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं। BK मुखर्जी जो हिंदू धर्म के बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, जज हैं, उनकी किताब आप पढ़ लीजिए, जो हर लॉयर बोलेगा कि वो इसी सही कह रहा है। उन्होंने लिख दिया कि इसमें आपको दिखाना नहीं पड़ेगा सब ये डीड वीड वुड कुछ नहीं। हिंदू धर्म में अगर आप कोई चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी मंदिर की, डीटी की हो जाती है। और वक्फ बाय यूज को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर जजमेंट में कहा है, अप्रूव किया। गो हम मुसलमान साबित नहीं कर सके कि हम वक्फ बाय यूजर हैं और बाबरी मस्जिद, क्योंकि वो छीन लिया गया था हमसे, मस्जिद नमाज बंद हो गई थी। अच्छा, जो डीड्स हैं, अब आप मेरे को बताइए 150 साल पहले कोई कागज होता था क्या? दिखाई पड़ी होती थी क्या? फरमान होते थे बादशाहों के, मगर 1880 से शुरू हुआ ये। अब मेरे हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, 400 साल पुरानी, कागज कहां से लाऊं मानक साहब? में आपने कह दिया कि वक्फ बाय यूजर कब होगा? जब डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा। अगर मैं एज ए वक्फ बोर्ड अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करूंगा, कहां करूंगा मैं? बताइए कहां करूंगा, बताइए आप। पर वक्फ बाय यूजर पुराने कानून में कोई उसका ड्यूरेशन ही नहीं है। क्या लिखा है कि कितने साल कम से कम उसके पास होनी चाहिए तब मानी जाएगी? 1 साल 2 साल भी अगर कोई किसी प्रॉपर्टी में है तो वो भी वक्फ की हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइम इमोरियल, और वहां पर उसके एविडेंस प्रूफ करना पड़ता पोजेशन का। ऐसा नहीं है कि जाके अल्लाह अकबर बोला और कोई खबर बनाया, फातिहा बनाया, शुरू हो गया मेरी होगी, नहीं है ऐसा। ये हरगिज नहीं है, ये मजाक किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। कहां है बताइए आप? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में कम से कम 3-4 पेजेस उस पर लिखे हैं। आप ओवरटर्न कर दिए, वो भी इलीगल है आप जो ओवरटर्न किए हैं। अमित शाह की स्पीच कैसी लगी आपको पार्लियामेंट में? आप तो वहीं थे। अमित शाह की स्पीच के बाद इस भड़काऊ भाषण हुआ था हमारा सऊदीन ओवैसी का। हाँ। उन्होंने कहा क्या कहा स्पीच में कि वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में हम ला सकते नॉन मुस्लिम को, मगर हम कोई मुतवल्ली को नहीं बना सकते। अमित शाह झूठ कह रहे हैं, या तो झूठ कह रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं। क्यों बोलता हूं? आप ये वक्फ कानून कहां से बना रहे हैं? आर्टिकल, कौन से आर्टिकल से बना रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 26 से बना रहे हैं ना। सोर्स तो वो है। जब वो सोर्स है तो उसका 26 का ABC क्या कह रहा है कि हर रिलीजियस डिनोमिनेशन अपना रिलीजियस चैरिटेबल अफेयर्स का बना सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है। तो फिर यहां पर कैसा आएगा? अगर वो आर्टिकल 26 से नहीं है तो खाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए ना, स्टैट्यूटरी बॉडी बना के छोड़ दीजिए। पर आपने वो बिल क्यों फाड़ दिया? हाँ, बिल क्यों फाड़ दिया था आपने? अरे ये मोहनदास करमचंद गांधी जब महात्मा का खिताब नहीं मिला था, जब व्हाइट अफ्रीका में कानून बनाया था, तो गांधी जी ने कहा कि मैं ये कानून को मेरा कॉन्शियस परमिट नहीं करता, ये गलत कानून, मैं उसको फाड़ता हूं, और बल्कि जलाया भी था। तो ये तो उसमें बुरी बात क्या है भाई? मैं कागज फाड़ा हूं ना, किसी कपड़े तो नहीं फाड़ा हूं, वहां पर कागज ही फाड़ा हूं, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए, बताने के लिए कि आप गलत कानून बना रहे हैं। आप ओवैसी साहब इतने पढ़े लिखे बड़े पहुंचे वकील, आपने यूके में भी पढ़ाई की है। ये कोई भी देश का कोई भी सिस्टम कानून से, अदालतों से बाहर कैसे हो सकता है? अब आप कहेंगे नहीं, वो जो ट्रिब्यूनल से फैसले आते हैं उनको भी कोर्ट में चुनौती दी जाती है। बिल्कुल दी जाती है, लेकिन सारे मामले नहीं जाते ओवैसी साहब, ये भी तो सच है ना। सारे मामले क्यों नहीं जा सकते? आप मुझे एक मिसाल दीजिए जो रोक रहे हैं कोर्ट को जाने से। हर फैसला वक्फ बोर्ड का, हर फैसला ट्राइब्यूनल को जाता है। हाँ। ट्राइब्यूनल वक्फ ट्राइब्यूनल को जाता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है ट्राइब्यूनल बनाने का। हाँ। आप सिर्फ रिव्यू कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि भारत में से 15-16 ट्राइब्यूनल्स हैं। उस हर ट्राइब्यूनल में आप कह रहे हैं कि रिव्यू डालो। हम क्यों ट्राइब्यूनल बनाते? ताकि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दूसरे कोर्ट्स पर जो प्रेशर है, काम का वर्कलोड है, वे देख सकते हैं। कौन अधिक है? मानक साहब, ये क्या कोई नॉर्थ कोरिया है? क्या ये कोई ऐसा कंट्री है कि जहां पर आप कोर्ट को नहीं जा सकते?
कैसा बीजेपी वाले कह रहे हैं? भाई आप जाइए ना, रिव्यू पिटीशन डालिए। क्या कोई इनकार करता है एनसीएलटी जाने से? क्या कोई रोता है कि नहीं मैं क्यों जाऊंगा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल को? कोई एनजीटी की ट्रिब्यूनल की बात करता है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्रिब्यूनल में, हर एक में रिव्यू पिटीशन है। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही कि 2013 से 2024 तक बीजेपी के पेट में दर्द नहीं हुआ। ये अचानक ये ट्यूमर कैसा पैदा हो गया इनके दिमाग में, समझ में नहीं आया हमको, कैसे पैदा हो गया। अच्छा, 2013 का जो कानून बना मानक साहब, उस कानून, मैं पार्लियामेंट में था, आपको मालूम अपोजिशन में कौन बैठे थे? ये लॉ जो 2013 का यूनानिमस बना, अडवाणी, सुषमा स्वराज जो आज दुनिया में नहीं है, बेहतरीन स्पीकर, राजनाथ सिंह थे, कीर्ति आजाद थे, इनके बड़े बड़े नेता पूरे बैठे थे और सब मिलकर, शाहनवाज हुसैन थे। शाहनवाज हुसैन का अच्छा हुआ आपने नाम लिया। शाहनवाज हुसैन का मैंने इंटरव्यू किया, वो बोले मैंने उस बिल का विरोध किया था, मैंने अपनी स्पीच में बाकायदा उसका विरोध किया था, और वो लिंक भी दे रहे हैं, उसका वीडियो भी दे रहे हैं। अरे भाई, उनकी पार्टी ने उस लॉ को यूनानिमस पास किया नहीं किया, वो बोलिए। यूनानिमस पास हुआ ना। अच्छा, 95 का कानून यूनानिमस पास हुआ। 2009 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम रहमान खां की तरह कानून बनाएंगे। रहमान खां का नाम लिखा 2009 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने। भाई हमको ये बताइए कि आपके इतने बड़े नेताओं ने इस कानून को कबूल किया, आज आप कबूल नहीं कर रहे हैं, उसको तलाक देना चाह रहे हैं, तो अलग बात है, मगर 10 साल चलाइए। शाहनवाज हुसैन ये भी कह रहे हैं ओवैसी साहब के बोर्ड में 98% करप्शन है। वो बोले मैं तो रहा हूं बोर्ड के अंदर, मुझे मालूम है। बोले 98%। नहीं, जाहिर है, वो तो फिर वो भी है 98 अगर उनमें हुआ है तो फिर अब वो रहकर करप्शन हुआ है बोलते, फिर शाहनवाज अपने आप को उंगली उठा रहे हैं, फिर तो मामू को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप टाल रहे हो वैसी साहब, आप ये करप्शन वाले इशू को टालते हैं। देखिए यही सरकार का यही कहना है कि हमको ये इसीलिए लाना पड़ा। नहीं रहा हूं। देखिए, अगर सर की दर्द की दवा, अगर आपके सर में दर्द है तो सर की दर्द की दवा खाते हैं आप, सर को नहीं काटते हैं। बीजेपी वही कर रही है, बीजेपी वही करने जा रही है। क्यों लाए हैं फिर? आप कैसे मेरे फंडामेंटल छीन रहे हैं, बताइए, कैसे मेरे राइट्स को छीन रहे हैं आप? आप किस बुनियाद पर नॉन मुस्लिम को सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेजोरिटी रखेंगे? आप किस बुनियाद पर नॉन मुस्लिम को स्टेट वक्फ बोर्ड में मेजोरिटी में रखेंगे? आपका मकसद क्या है कि जब इस प्रोविजन है कि डायरेक्ट मैनेजमेंट 5 साल ले सकते हैं, आप 5 साल लेकर वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देंगे। अच्छा, और एक चीज मालूम मानक साहब आपको क्या हुआ? मैं आप चाहूंगा कि आपके चैनल के जरिए देश को मालूम हो कि जब वोटिंग हो रही थी, वोटिंग के दिन लोकसभा में एक स्पीकर साहब की इजाजत से जो उमन नहीं होता है, बीजेपी ने सेक्शन 3 को लाकर डाल दिया। सेक्शन 3 को इंक्लूड किया। सेक्शन 3D क्या है? जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट और एएसएमआर एक्ट में जो एएसआई के हैं, वो अब वक्फ नहीं रहेंगे। अब संभल की मस्जिद, जब ये अब कानून बन गया, कल उसका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एएसआई की मॉन्यूमेंट है। वक्फ मेरे वक्त चले गया। अब आप ज्ञानवापी एएसआई का है, चले गया मेरे हाथ से, वक्फ नहीं रहेगा। मथुरा चलेगा मेरे हाथ से, वक्फ नहीं रहेगा। भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि वक्फ छीनने के लिए कानून लाया जा रहा है। अभी 3D क्या है बताइए? ये जो प्रोविजन लाया गया 3D क्या है? अच्छा, इन्होंने और एक कर दिया कि शेड्यूल ट्राइब में 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। हमदुल्ला सईद लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, वो ट्राइबल एमपी है, क्या आप उससे आर्टिकल 25 छीन लेंगे? आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं होगा उस पर, आर्टिकल 14 नहीं लगेगा उसके ऊपर, 29 नहीं लगेगा उस पर। लक्षद्वीप की पूरी मस्जिदें अब क्या होंगी बताइए? यही तो हम बता रहे हैं कि आप वक्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं ला रहे हैं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए। ये एक प्रोजेक्ट है बीजेपी का कि रिलीजियसली मुसलमानों को इरेज कर दो भारत से, इनका रिलीजियस आइडेंटिटी ना रहे यहां पर। ये प्रोजेक्ट इरेजर है बीजेपी का, और इनकी एजेंसी खत्म हो जाए, मुस्लिम एजेंसी खत्म करो आप, इसीलिए कानून को ला रहे हैं। वो कह रहे हैं मेन स्ट्रीम, वो कह रहे हैं मेन स्ट्रीमिंग के लिए ला रहे हैं, मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। अरे भैया, तुम एक एमपी को नहीं जिता पाते, हाँ? तुम्हारे एलाइज के पास एक मुसलमान एमपी नहीं है, तुम कौन सा चॉकलेट हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हो? कौन सा चॉकलेट? अच्छा, आपको मालूम नफरत की मिसाल क्या है? उत्तर प्रदेश में एक महिला औरत अस्पताल में बैठकर ऐसा नमाज के तरीके में बैठ गई, उस हॉस्पिटल के 6 लोगों को सस्पेंड कर दिए, पुलिस वालों को नोटिस गई सरकार से। बाद में मालूम हुआ कि औरत का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था, वो झाड़ों को लपेट रही थी, पेड़ों को लपेट रही थी जाके।
ये नफरत हो चुकी है। अरे भाई सरकार तो मेंटली स्टेबल है ना, आप तो इंसाफ करिए। आप देख लिए किसी को सजदा करिए, ट्रेन में कोई बैठ के कुरान पढ़ा, पकड़ के पीट दिया उसको। रोड पे हम नमाज नहीं पढ़ सकते मगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे कांवड़ यात्रा के लिए। ये इंसाफ है थोड़ी, बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब देखिए, अब आप कहेंगे कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन सच ये भी है ना ओवैसी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में अब पिटीशन तो डाल रहे हैं, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब राम मंदिर पर आता है आप नहीं मानते, ट्रिपल तलाक पर आता है आप नहीं मानते, अब कह रहे हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर ये गलत है ना, ये सेलेक्टिव हुए ना, इसका मतलब आप। नहीं, सेलेक्टिव नहीं है मानक साहब, ये संविधान मुझे राइट देता है कि मैं डिसएग्री करूं। अगर मैं डिसएग्री नहीं करूंगा तो फिर मैं तो हारमोनियम लेके खाली गाता रहूं, जिंदाबाद जिंदाबाद हो करते रहूं। नहीं है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा ना, घुटन महसूस होगी। संविधान मुझे याद देता है मैं डिसएग्री करूंगा। भाई अगर डिसएग्री नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी रहेगी क्या? ये तो थियोक्रेटिक कंट्री बनने जा रहा है, ये तो डिक्टेटरशिप बनने जा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट डिसएग्री कर सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फिडेंस है ना, तो इसलिए डिसएग्री कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे कहता है कि आप डिसएग्री करिए, आप कंटेम मत करिए, डिसएग्री कर सकते। डिसएग्री किया हमने, और मैंने जो बाबरी वाले जजमेंट में जो कहा था बात को कि उसके बाद हर जगह पे शुरू हो जाएगा, शुरू हुआ ना मानक साहब? नहीं शुरू हुआ क्या? बोली तमाशा। अब ओवैसी साहब आप कहते हैं बीजेपी मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन सारे सहयोगी फिर उनके साथ क्यों रहते हैं और मुस्लिम उनको क्यों वोट देता है? सारे के सारे इस तरह के बिल वो पास करा के ले गए। बताइए, 370 हो गया, ट्रिपल तलाक का हो गया, सीएए भी हो गया, और अब ये वक्फ का बिल भी हो गया। सारे सहयोगी साथ हैं उनके। हाँ, तो नरेंद्र मोदी, किसी ने एक आम आदमी का वीडियो मुझे भिजाया, मैं देखा हूं आज सुबह में। वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पासवान साहब, जयंत चौधरी, कुमारस्वामी की बलि चढ़ा दी। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब इनके पास बचा क्या? बोलिए, जयंत चौधरी मेरे दोस्त हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। भाई आपके पास विरासत है चौधरी चरण सिंह की, आप उसको क्या कर रहे हैं? कहां पर ले जाकर रख रहे हैं उसको? आप कहां जा रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू, आपको मालूम चंद्रबाबू नायडू गुजरात जल रहा था, मैं मेले था, चंद्रबाबू नायडू 100 टन चावल लेकर खामोश हो गए, कुछ नहीं बोले। और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से कल लोकसभा में बिल आने वाला है, रात 2 घंटे तक वीडियो कॉल पे थे, सबको बोल रहे डोंट वरी आई विल नॉट अलाउ इट। आज जब इन्होंने उनके एमपी ने स्पीच में कहा कि हम ये रिक्वेस्ट करते गवर्नमेंट से कि नॉन मुस्लिम को मत डालिए आप, पूरे अपोजिशन पार्टीज ने, मैंने 10 अमेंडमेंट दिए, सबने मुझसे कहा कि तुम अमेंडमेंट मत, डिवीजन मत पूछो, एक पे पूछेंगे कि नॉन मुस्लिम ना आए। क्या तेलुगु देशम उस अमेंडमेंट की तायीद कर देती तो क्या होता? गवर्नमेंट गिर जाती? वो अमेंडमेंट पास होता और फाइनल बिल में आप मोदी को सपोर्ट कर देते, मगर आपने नहीं किया, धोखा दे दिया आपने। रामविलास पासवान कितने बड़े नेता, उनका एक स्टैंड था, ठीक है वो पॉलिटिकल अपनी पार्टी के लिए सब करते, मगर एक सेकुलरिज्म पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। अच्छा अब क्या बचा है? नीतीश कुमार इतने साल सरकार में है, भाई आपने क्या किया बताइए? अब करने जा रहे हैं, आप सपोर्ट कर दिए बीजेपी को, ठीक है, मगर आपको इसका सियासी खैमेसा भुगतना पड़ेगा। ये खामोश है। देखिए, जहां पर इतनी बड़ी बातें आ जाएंगी, मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रस्तान, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब न्यूज़ 24 पर आने के लिए। थैंक यू।